नमस्कार साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स कराएंगे। ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप टेट का एग्ज़ाम देंगे, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी कोई भी एग्ज़ाम देंगे जिसमें करंट अफेयर्स आता हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो साथियों, इस क्लास को आपको शेयर कर देना है सारे अपने ग्रुप के पास, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सभी के पास शेयर कर देना है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए साथियों, आज बहुत बड़ी क्लास होने वाली, मैराथन क्लास होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यूपी एग्रीज परियोजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, कृषि उत्पादकता में वृद्धि विशेषकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में, शहरी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नई प्रणाली शुरू करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, विशेषकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों के लिए यूपी एग्री योजना शुरू की गई है। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। यूपी एग्रीज परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में सुधार लाना। यह किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े संगठनों को तकनीकी व आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी एग्रीज परियोजना की मुख्य विशेषताओं में से कौन शामिल है? यह उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्व बैंक की संयुक्त पहल है। इसमें किसानों को विदेश में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह केवल पशुपालन पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक की संयुक्त पहल है और इसके अंतर्गत 500 किसानों को विदेश भेजा जाएगा ताकि वे नवीनतम कृषि तकनीकी सीख सकें। यह केवल पशुपालन पर केंद्रित नहीं है बल्कि व्यापक कृषि सुधारों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रज्ञा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को सब्सिडी देना, स्टार्टअप अप्स और रोजगार को बढ़ावा देना, आयुष्मान भारत योजना को लागू करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्टार्टअप और रोजगार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। प्रज्ञा परियोजना का उद्देश्य रोजगार और स्टार्टअप अप को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत 10 लाख युवाओं को एआई एवं डिजिटल तकनीकों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति से संबंधित सही कथन है? फंड आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। ऋण जमा अनुपात 2016-17 में 46% था, जो 2024-25 में 61% हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में फंड आकर्षण में 16.2% हिस्सेदारी के साथ देश में प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है। ऋण जमा अनुपात 2016-17 में 46% था, जो 2024-25 में 61% हो गया है। जबकि कर प्राप्ति में उत्तर प्रदेश देश में दूसरा स्थान पर है, न कि चौथे स्थान पर। इसलिए कथन 2 गलत होगा। कथन पहला और तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
एक राज्य एक आरआरबी पहल के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है? 25, 29, 35, 28। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 28। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित चौथे चरण के एकीकरण के तहत 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 15 आरआरबी को मिलाकर अब आरआरबी की कुल संख्या 43 से घटकर 28 रह गई है। ये इसका स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक राज्य एक आरआरबी की योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किन किन बैंकों को मिलाकर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया गया है? यूपी बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक एवं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक, इंडिया बैंक, प्रयागराज ग्रामीण बैंक, अवध ग्रामीण बैंक, एसबीआई, बड़ौदा ग्रामीण बैंक, यूनियन ग्रामीण बैंक, बंधन बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक एवं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं साथियों। बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक को मिलाकर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया गया है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है और यह बैंक ऑफ बड़ौदा के अधीन कार्य करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकार ने IFORFST संस्था के साथ किस उद्देश्य से समझौता किया है? तकनीकी शिक्षा के प्रचार हेतु, औद्योगिक निवेश हेतु, वायु प्रदूषण, कचरा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु, ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वायु प्रदूषण, कचरा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। IFOREST के साथ 20 मार्च 2025 को किया गया समझौता 3 वर्षों के लिए है और इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण, कचरा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन से निपटना है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ऐतिहासिक इमारत को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा? लाल किला, आगरा किला, कुतुब मीनार, रोशन उद्दौला छत्र मंजिल और चुनार कोट, ग्वालियर किला, बुंदेलखंड महल, झांसी किला, गोलकोंडा किला, दौलताबाद किला, बीतर महल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोशन उद्दौला छत्र मंजिल और चुनार कोट। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। 12 मार्च 2025 को रोशन उद्दौला लखनऊ, छत्र मंजिल लखनऊ एवं चुनार कोट मिर्जापुर के विकास हेतु पर्यटन विभाग ने समझौता किया है। इन्हें हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वाराणसी में, जयपुर में, प्रयागराज में, भुवनेश्वर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रयागराज। अब इसका साथियों स्पष्टीकरण देखते हैं। 11 मार्च 2025 को घोषित यह योजना प्रयागराज में देश का प्रथम स्थायी कलाग्राम स्थापित करने की है। यह परियोजना 1 वर्ष के भीतर पूरी होगी और आगे अन्य सांस्कृतिक केंद्रों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि अब किस तिथि तक बढ़ा दी गई है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 31 मार्च 2027 तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 मार्च 2025 को राज्य स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि को 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया है, ताकि 17 नगर निगमों में अधूरे कार्य को पूरा किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी होगी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 120 किलोमीटर शहर को नई दिल्ली से जोड़ना, 150 किलोमीटर मेट्रो विस्तार हेतु, 170 किलोमीटर ट्रैफिक दबाव कम करना, 200 किलोमीटर केवल कारगों ढुलाई हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 170 किलोमीटर ट्रैफिक दबाव कम करना। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। 29 मार्च 2025 को घोषित इस रेल परियोजना के तहत 170 किलोमीटर लंबा रिंगनुमा रेल मार्ग लखनऊ के चारों ओर बनेगा, जिससे शहर के भीतर मार्गों पर ट्रेनों के दबाव को कम किया जा सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 किस राज्य पुलिस बल को मिला और किस कारण से? महाराष्ट्र पुलिस साइबर क्राइम नियंत्रण हेतु, उत्तर प्रदेश पुलिस महाकुंभ को सुरक्षित और डिजिटल बनाने हेतु, कर्नाटक पुलिस ड्रोन निगरानी हेतु, दिल्ली पुलिस स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश पुलिस महाकुंभ को सुरक्षित और डिजिटल बनाने हेतु। इसका साथियों स्पष्टीकरण देखते हैं। 18 मार्च 2025 को आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस को यह पुरस्कार प्रयागराज महाकुंभ को डिजिटल व सुरक्षित बनाने में एआई और डिजिटल तकनीकों के प्रभावी प्रयोग के लिए मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस 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 जायद फसल को बीमा व केसीसी के तहत शामिल किया गया है? गेहूं, धान, गन्ना, मूंग, उड़द, लीची, तरबूज, सरसों, ज्वार, बाजरा, सूरजमुखी, टमाटर, सेब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूंग, उड़द, लीची और तरबूज। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। 18 मार्च 2025 को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में 9 जायद फसलों को केसीसी और फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है। इनमें शामिल मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवला। अगला प्रश्न देखते हैं। माता सबरी के नाम पर उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी? अस्पताल, कृषि मंडियों में कैंटीन एवं विश्रामालय, स्कूल, पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका स्पष्टीकरण नहीं दे रखा है और इसका राइट आंसर ही बी है। तो साथियों, जो क्वेश्चंस ज़्यादा डिटेल में हैं और अच्छे क्वेश्चन लेवल के हैं उनका हमने स्पष्टीकरण दे रखा है, बाकी का स्पष्टीकरण नहीं है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। सरदार पटेल के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार किस क्षेत्र में योजना चला रही है? स्वास्थ्य में, आर्थिक एवं रोजगार क्षेत्र में, शिक्षा में, महिला सशक्तिकरण में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्थिक एवं रोजगार क्षेत्र में चला रही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
पुण्य शोका माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किस प्रकार की योजना लागू की गई है? महिला हॉस्टल, टेक्सटाइल पार्क, छात्रावास, पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महिला हॉस्टल। अगला प्रश्न देखते हैं। संत रविदास के नाम पर उत्तर प्रदेश में कौन सी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं? 2 लेदर पार्क, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र, कृषि मंडी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 लेदर पार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कौन सी योजना है? छात्रावास, पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण, रोजगार योजना, महिला हॉस्टल, पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्रावास, पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किस प्रकार की योजना है? मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करना, छात्रावास निर्माण करना, रोजगार योजना, पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं। संत कबीर के नाम पर उत्तर प्रदेश में कितने टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। चौधरी चरण सिंह के नाम पर किस प्रकार की योजना लागू की गई है? लखनऊ में सीड पार्क योजना लागू की गई है चौधरी चरण सिंह के नाम पर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किस क्षेत्र में योजना है? पुस्तकालय, महिला हॉस्टल, कृषि मंडी, लेदर पार्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुस्तकालय। अगला प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा के नाम पर कौन कौन से संग्रहालय बनाए जाएंगे? मिर्जापुर एवं सोनभद्र, प्रयागराज और वाराणसी में, झांसी एवं कानपुर में, आगरा व मेरठ में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिर्जापुर और सोनभद्र में बनाए जाएंगे बिरसा मुंडा के नाम पर संग्रहालय। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी डॉल्फिन पाई गई हैं जो जो इसे देश में सर्वाधिक डॉल्फिन संख्या वाला राज्य बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2397 डॉल्फिन पाई गई हैं। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान में 3 मार्च 2025 को जारी सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल 2397 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं जो देश में सबसे अधिक हैं। पूरे देश में डॉल्फिन की संख्या कुल 6327 है। ये भी याद रखना है कि पूरे देश में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 6327 है, जबकि उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या 2397 है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला तेजस्वी किसान मार्ट कहाँ स्थापित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गोरखपुर, किसानों को बैंक ऋण प्रदान करना। इमलीपुर, सोनभद्र किसानों को उचित मूल्य पर उपज बेचने का मौका देना। प्रयागराज कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाना। कानपुर बीज वितरण केंद्र बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इमलीपुर, सोनभद्र किसानों को उचित मूल्य पर उपज बेचने का मौका देना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सही हो जाएगा। इसका साथियों स्पष्टीकरण देखते हैं। 18 फरवरी 2025 को सोनभद्र जिले में इमलीपुर गांव में उत्तर प्रदेश का पहला तेजस्वी किसान मार्ट खोला गया। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित बाजार मूल्य दिलाना तथा शहद, मशरूम और पिपरमिंट की खेती के बारे में जानकारी देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में नया संग्रहालय कल्प वृक्ष किसके द्वारा उद्घाटित किया गया? योगी आदित्यनाथ के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, ओम बिरला के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ओम बिरला के द्वारा। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं।
15 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रयागराज स्थित ईपीपीएससी में कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर प्रदर्शित की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की वर्तमान रैंक क्या है? 15वां स्थान, 5वां स्थान, 10वां स्थान, 8वां स्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5वां स्थान, 5वीं पोजीशन है। स्पष्टीकरण देखते हैं। 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में 15वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पीपीपी मॉडल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितनी धरोहर इमारतों को पर्यटन इकाई के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 इमारतों को विकसित करने का प्रस्ताव है। स्पष्टीकरण देखते हैं इसका। फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 13 प्राचीन धरोहर भवनों को पीपीपी मॉडल के तहत पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में देश की पहली पॉलीटेक्निक एसिड बायोपॉलिमर विनिर्माण इकाई किस जिले में स्थापित की गई है? बुलंदशहर में, लखीमपुर खीरी में, वाराणसी में, प्रयागराज में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। 22 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के कुंभी में देश की पहली पॉलीलेक्टिक एसिड PLA बायोपॉलिमर विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। खुर्जा सुपर ताप विद्युत संयंत्र की कुल क्षमता क्या है और यह किस तकनीक से लैस है? 1320 मेगावाट फ्लू गैस सल्फोराइजेशन, 660 मेगावाट सोलर पावर, 1000 मेगावाट वायु ऊर्जा, 500 मेगावाट हाइड्रो पावर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1320 मेगावाट फ्लू गैस डी सल्फराइजेशन, FD, इसकी शॉर्ट फॉर्म है FGD। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। खुर्जा सुपर विद्युत ताप संयंत्र की कुल क्षमता 1320 मेगावाट है और इसमें FGD तकनीक का प्रयोग होता है, जो वायु प्रदूषण को कम करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। माँ की रसोई योजना का उद्देश्य क्या है और इसे कहाँ से संचालित किया जा रहा है? गरीबों को 9 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल प्रयागराज, किसानों को सब्सिडी देना प्रयागराज, महिला सशक्तिकरण वाराणसी, बच्चों को पोषण देना लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबों को 9 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल प्रयागराज में ये योजना माँ की रसोई चालू की गई है। स्पष्टीकरण देखते हैं। माँ की रसोई योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मात्र 9 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ये योजना प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में संचालित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले प्रस्तावित केंद्रीय विकास प्राधिकरण में शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, भदोही और चंदौली शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं पहले। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में प्रयागराज, वाराणसी के साथ चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही शामिल हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक किस वर्ष और किसके निर्देशन में जारी किया गया? 2024 नीति आयोग, 2025 नीति आयोग, 2023 वित्त मंत्रालय, 2025 केंद्रीय बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2025 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। स्पष्टीकरण देखते हैं इसका। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा 24 जनवरी 2025 को नीति आयोग के निर्देशन में पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? प्रथम, 7वीं, 10वीं और 18वीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7वीं रैंक है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। उड़ीसा प्रथम, छत्तीसगढ़ द्वितीय, गोवा तृतीय और पंजाब 18वें स्थान पर है। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बलिया जिले के किस गांव को ओएनजीसी ने ड्रिलिंग कार्य शुरू किया है? बेना, सागरपाली, कुंभी, प्रयागराज, मिर्जापुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेना, सागरपाली। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने बलिया जिले के ग्राम सभा बेना के सागरपाली गांव में पेट्रोलियम भंडार की संभावना के चलते ड्रिलिंग कार्य शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अठारहवें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर कौन था और किस राज्य में इसका आयोजन हुआ? मूली उत्तराखंड, चीता महाराष्ट्र, मीनाक्षी तमिलनाडु। आप यहाँ आपकी अतिरिक्त जानकारी के आधार पर जानकारी के आधार पर एक और द्विभाषी एमसीक्यू दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूली उत्तराखंड। इसको आप छोड़ ही देना, ये आप क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, इसको आप छोड़ देना। अगला देखते हैं, अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश ने कितने पदक जीते और किस स्थान पर रहा? 56 पदक, 13वां स्थान, 121 पदक फर्स्ट स्थान पर, 101 पदक सेकेंड स्थान पर, 103 पदक 7वें स्थान पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 56 पदक 13वें स्थान पर रहा। स्पष्टीकरण देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 13 स्वर्ण, 20 रजत, 13 कांस्य सहित कुल 56 पदक जीते और 13वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने सैनिक स्कूल संचालित हैं और उनमें से कितने रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित हैं? कुल 6, जिनमें 4 रक्षा मंत्रालय द्वारा, कुल 5 जिनमें 3 रक्षा मंत्रालय द्वारा, कुल 7 जिनमें 5 रक्षा मंत्रालय द्वारा
कुल 4 सभी रक्षा मंत्रालय द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुल 6, जिसमें 4 रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित हैं। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्पष्टीकरण देखते हैं साथियों इसका। उत्तर प्रदेश में कुल 6 सैनिक स्कूल संचालित हैं, जिनमें से 4 मैनपुरी, अमेठी, झांसी और वृंदावन में हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा 2 लखनऊ और गोरखपुर राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा स्टॉक फोर्स GIF कब और किसके तहत स्थापित की गई? 1 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत, 3 जनवरी 2025 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत, 1 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत, 3 जनवरी 2024 को पर्यावरण मंत्रालय के तहत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। गंगा स्टॉक फोर्स GIF की औपचारिक स्थापना 1 जनवरी 2025 को लखनऊ छावनी में हुई, जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के तहत गोमती नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं। समर्थ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए 6 से 14 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु, ई-लाइब्रेरी के लिए, स्कूलों के संसाधनों की मैपिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 से 14 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु स्मार्ट पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहुंच पोर्टल किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवेशित बस्तियों का चिन्हांकन करने में सहायता के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पंख पोर्टल किस कार्य के लिए है? कैरियर मार्गदर्शन के लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए, ई-लाइब्रेरी के लिए, स्कूल संसाधनों की मैपिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा कैरियर मार्गदर्शन के लिए। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रज्ञा पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्कूल में ऑनलाइन अनुश्रवण के लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए, ई-लाइब्रेरी के लिए, विद्यालयों के वेब पेज बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ई-लाइब्रेरी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। परख पोर्टल का उद्देश्य क्या है? विद्यालयों के ऑनलाइन अनुसरण के लिए, विद्यालयों के वेब पेज बनाने के लिए, स्कूल संसाधनों की मैपिंग के लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा स्कूलों के ऑनलाइन अनुश्रवण के लिए। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहचान पोर्टल किसके लिए है? स्कूल संसाधनों की मैपिंग के लिए, विद्यालयों के वेब पेज बनाने के लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए, कैरियर मार्गदर्शन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विद्यालयों के वेब पेज बनाने के लिए पहचान पोर्टल है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवीण पोर्टल योजना किसके लिए है? कैरियर मार्गदर्शन के लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए, ई-लाइब्रेरी के लिए, विद्यालयों के अनुश्रवण के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा कौशल प्रशिक्षण के लिए। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट अलंकार पोर्टल किस उद्देश्य से बनाया गया? विद्यालयों के संसाधनों की मैपिंग के लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए, कैरियर मार्गदर्शन के लिए, ऑनलाइन अनुश्रवण के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यालयों के संसाधनों की मैपिंग के लिए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा के हमाम को किसने और कब अंतरिम संरक्षण प्रदान किया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI दिसंबर 2024, इलाहाबाद उच्च न्यायालय दिसंबर 2024, उत्तर प्रदेश सरकार जनवरी 2025, भारत सरकार दिसंबर 2023। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय दिसंबर 2024। स्पष्टीकरण देखते हैं। दिसंबर 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा के 17वीं सदी के विरासत स्थल अलीवर्दी खान के इमाम को अंतिम संरक्षण प्रदान किया। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना? ई नेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, डिजी लॉकर, माई गवर्नमेंट। माई गवर्नमेंट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला इसका स्पष्टीकरण देखते हैं पहले। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से अपनाया, जिससे सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी। आगे देखते हैं। चंदौसी में मिली पुरानी बावड़ी की अनुमानित आयु कितनी है? 50 से 75 वर्ष, 100 से 125 वर्ष, 125 से 150 वर्ष, 200 से 250 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 125 से 150 वर्ष इसकी अनुमानित आयु है। एक्सप्लेन देखते हैं इसका। चंदौसी के लक्ष्मणगंज क्षेत्र में मिली बावड़ी लगभग 125 से 150 वर्ष पुरानी है, जो 400 वर्ग मीटर में फैली हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अयोध्या के रामलला पार्क में कुल कितने जोन होंगे और उनमें से पहला जोन किसे समर्पित होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 जोन भगवान श्री राम के जन्म को समर्पित। आगे देखते हैं साथियों। पहले इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। रामलला पार्क में 4 जोन होंगे, जिसमें पहला जोन भगवान श्री राम के जन्म का दृश्य दिखाया जाएगा एवं अन्य जोन बाल्यावस्था, गुरुकुल और तड़ाकाबद्ध कथा से संबंधित होंगे। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लेना है इसमें। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 पुरस्कार मिले हैं। स्पष्टीकरण देखते हैं। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में कुल 2 पुरस्कार मिले। बरेली की भरतोल ग्राम पंचायत को बाल हितैषी पंचायत श्रेणी का दूसरा स्थान तथा मुरादाबाद की मिलक अमोती ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। दुधवा टाइगर